श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या मन की बात कार्यक्रमावर आधारित वृत्तविशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. सरकारच्या योजना उपक्रम लोकांसाठी असतात, त्यामुळे त्यामध्ये लोकसहभाग असावा, या उपक्रमांना चळवळीचं रूप प्राप्त व्हावं आणि ते यशस्वी ठरावं असा आग्रह प्रधानमंत्री मोदी यांचा नेहमीच असतो. आजच्या मन की बात मध्ये भारतात आणलेल्या चित्त्यांपासून दीनदयाळ उपाध्याय आणि भगतसिंगांची जयंती, सांकेतिक भाषेचं महत्त्व, सागरी किनाऱ्यांची स्वच्छता यांसह विविध विषयांवरच्या पैलूंवर प्रधानमंत्र्यांनी हृदयस्पर्शी संवाद साधला. भारतात आणलेल्या चित्त्यांना पाहण्यासाठी प्राणीप्रेमी खूपच उत्सुक आहेत. मात्र त्याआधी त्यांचं नामकरणही होणार आहे. सरकारनं सुरू केलेल्या चित्ता संवर्धन अभियानालाही एक साजेसं नाव सुचवण्याचं आवाहन आजच्या मन की बात मधून प्रधानमंत्री मोदी यांनी केलं आहे. विशेष म्हणजे समर्पक नाव सुचवणाऱ्याला पारितोषिक म्हणून सर्वात आधी चित्ते पाहण्याची संधीही मिळणार आहे. एकात्म मानव दर्शन आणि अंत्योदय यांच्या विचारातून अवघ्या मानवजातीचं कल्याण साधणं शक्य होईल असं सांगणाऱ्या दीनदयाळ उपाध्याय यांची आज जयंती आहे. त्यांच्या शिकवणुकीतून आपल्याला प्रेरणा कशी मिळाली याचा उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी आज केला. तसंच भारत मातेचे सुपुत्र भगतसिंगांच्या आगामी जयंतीनिमित्त घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहितीही त्यांनी दिली. याविषयी तसंच चित्ता अभियानाविषयी केलेलं आवाहन ऐकूया प्रधानमंत्र्यांच्या शब्दात. नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने समाज और संस्कृति, परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है. यही नहीं, आप ये भी बताएं आखिर इंसानों को एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए. हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी तो रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स पर जोर दिया गया है. मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस कंपटीशन में जरूर भाग लीजिए. क्या पता इनाम स्वरूप चीते देखने का पहला अवसर आपको ही मिल जाए. आज से 3 दिन बाद यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है. इस दिन हम भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे. भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है. यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा. इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी. मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं. यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है. शहीदों के स्मारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं. अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना के जरिए भी ऐसा ही एक प्रयास किया है. और अब शहीद भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इस दिशा में एक और कदम है. मैं चाहूंगा अमृत महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष अवसरों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे. कोणतंही कार्य करण्यासाठी मनाचा दृढ संकल्प असेल आणि संघर्ष करण्याची तयारी असेल तर मार्गामध्ये कितीही कोणत्याही अडचणी आल्या तरी त्यावर मात करण्याची शक्ती आपल्यामध्ये येत असते. याची अनेक उदाहरणं देता येतील. दिव्यांग मुलांनी ऑलिम्पिक सारख्या स्पर्धांमध्ये केलेली कामगिरी पाहिली तर याचा अनुभव येईल. साइन लँग्वेज म्हणजेच सांकेतिक भाषा शिकून आपल्या शारीरिक आव्हानांचा सामना करणाऱ्यांविषयी प्रधानमंत्र्यांनी आज व्यक्त केलेले विचार ऐकूयात. भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे. इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में
इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है। यूट्यूब पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं। यानी 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था, अब उसका लाभ लाखों मेरे दिव्यांग भाई बहनों को होने लगा है। मैं इसके बारे में मन की बात में इसलिए भी चर्चा कर रहा हूं ताकि इंडियन साइन लैंग्वेज को लेकर अवेयरनेस बढ़े। इससे हम अपने दिव्यांग साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हेमकोश की एक कॉपी भी मिली है। हेमकोश असमिया भाषा की सबसे पुरानी डिक्शनरीज में से एक है। यह 19वीं शताब्दी में तैयार की गई थी। इसका संपादन प्रख्यात भाषाविद हेमचंद्र बरुआ जी ने किया था। हेमकोश का ब्रेल एडिशन करीब 10,000 पन्नों का है और यह 15 वॉल्यूम से भी अधिक में प्रकाशित होने जा रहा है। इसमें 1 लाख से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है। मैं इस संवेदनशील प्रयास की बहुत सराहना करता हूं। इस तरह के हर प्रयास दिव्यांग साथियों का कौशल और सामर्थ्य बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। आज भारत पैरा स्पोर्ट्स में भी सफलता के परचम लहरा रहा है। हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसके साक्षी रहे हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने में जुटे हैं। इससे दिव्यांगों के आत्मविश्वास को बहुत बल मिळता है। योग आणि त्यामुळे मिळणारी शारीरिक मानसिक निरामयता याचं महत्त्व किती आहे हे आता कुणाला वेगळं सांगण्याची गरज नाही। डाऊन सिंड्रोम सारख्या व्याधीनं ग्रस्त असणाऱ्या सूरजच्या अन्वीची गाथा सर्वांना प्रेरणा देणारी आहे। त्याविषयी प्रधानमंत्री आज बोलले। तसंच त्यांनी योगविषयक वैज्ञानिक अध्ययन करणाऱ्यांसाठी ही एक केस स्टडी असल्याचं सांगितलं। अन्वीचा प्रेरणादायी प्रवास आणि तिच्या मातापित्यांनी घेतलेले परिश्रम याविषयी आपण जाणून घेऊया। अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और वो बचपन से ही हार्ट की गंभीर बीमारी से भी जूझती रही है। जब वो केवल 3 महीने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वी ने और न ही उसके माता पिता ने कभी हार मानी। अन्वी के माता पिता ने डाउन सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की और फिर तय किया कि अन्वी की दूसरों पर निर्भरता को कम कैसे करेंगे। उन्होंने अन्वी को पानी का ग्लास कैसे उठाना, जूते के फीते कैसे बांधना, कपड़ों के बटन कैसे लगाना, ऐसी छोटी छोटी चीजें सिखाना शुरू किया। कौन सी चीज की जगह कहाँ है, कौन सी अच्छी आदतें होती हैं, ये सब कुछ बहुत धैर्य के साथ उन्होंने अन्वी को सिखाने की कोशिश की। बिटिया अन्वी ने जिस तरह सीखने की इच्छा शक्ति दिखाई, अपनी प्रतिभा दिखाई, उससे उसके माता पिता को भी बहुत हौसला मिला। उन्होंने अन्वी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया। मुसीबत इतनी गंभीर थी कि अन्वी अपने 2 पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी। ऐसी परिस्थिति में उनके माता पिताजी ने अन्वी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया। पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासूम बच्ची योग कर पाएगी।
लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है। वो अपनी माँ के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है। अन्वी आज देश भर के कंपटीशन में हिस्सा लेती है और मेडल जीतती है। योग ने अन्वी को नया जीवन दे दिया। अन्वी ने योग को आत्मसात कर जीवन को आत्मसात किया। अन्वी के माता पिता ने मुझे बताया कि योग से अन्वी के जीवन में अद्भुत बदलाव देखने को मिला है। अब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का हो गया है। योग से अन्वी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दवाओं की जरूरत भी कम होती चली जा रही है। मैं चाहूंगा कि देश विदेश में मौजूद मन की बात के श्रोता अन्वी को योग से हुए लाभ का वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस स्टडी है। जो योग के सामर्थ्य को जांचना परखना चाहते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों ने आगे आकर के अन्वी की इस सफलता पर अध्ययन करके योग के सामर्थ्य से दुनिया को परिचित कराना चाहिए। ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की बहुत मदद कर सकती है। दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। ज्यावेळी संस्कृती वसाहती यांचा अभ्यास केला गेला त्यावेळी लक्षात आलं आपल्या पूर्वजांनी नदी जलाशयांच्या काठांवर किनारी प्रदेशांवर कुटुंब कपिलांसाठी आश्रयस्थाने निर्माण केली। कारण अर्थातच पाण्याची गरज भागवणं हा त्यामागचा विचार होता। भारताला 7,500 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे। आज हेच किनारे अस्वच्छ बनल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत। त्यावर उपाययोजना म्हणून सरकारनं स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ही मोहीम किनारी प्रदेशांमध्ये सुरू केली आहे। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ही मोहीम 75 दिवस चालणार आहे। यामध्ये देशभरातल्या समुद्र किनारी भागात कोणकोणते उपक्रम राबवले जात आहेत याचा उहापोह प्रधानमंत्री मोदी यांनी आज केला। त्याविषयी ऐकूया। यहाँ मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। 5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीनअप डे भी था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई। काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एनएसएस के लगभग 5,000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया। ओडिशा में 3 दिन के अंदर 20,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के लिए प्रेरित करेंगे। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया। श्रोते हो, आगामी दसरा दिवाळी या सणांमध्ये खरेदी करताना तसंच भेटवस्तू देताना व्होकल फॉर लोकल मोहीम अधिक बळकट करण्यासाठी स्थानिक शिल्पकार कलाकारांच्या वस्तू आणि खादी उत्पादनं घेण्याला प्राधान्य द्यावं असं आवाहन आज प्रधानमंत्री मोदी यांनी केलं आहे। याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला। हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर, निर्मिती सहाय्य गुरुनाथ तेरवणकर आणि निवेदन अमिता बडे।